योगी जी की चारों तरफ बुलडोजर बाबा की जय जयकार है, लेकिन पर्दे के पीछे क्या हो रहा है? नमस्कार, मैं आपके साथ राज सिंह भाटी। आप देख रहे हैं राज न्यूज एक्सप्रेस और राज न्यूज अमृतवाणी। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर हैं। आज हमने उनसे बात किया। उन्होंने उत्तर प्रदेश के लिए आईएएस और आईपीएस के लिए क्या बताया आप, और हापुड़ जो वकील का केस हुआ है, जो वकीलों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, उसके ऊपर भी उन्होंने बोला है। आप खुद सुनिए उन्होंने क्या कहा। ये हम नहीं कह रहे हैं, कि डॉक्टर अजय कुमार पांडे जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर हैं वो कह रहे हैं। आप खुद सुने उन्होंने क्या कहा। वीडियो पूरी जरूर देखें। अब ऐसा योगी जी ने क्यों किया? क्या योगी जी पे पुलिस भारी है या पुलिस पे योगी जी भारी हैं? यह तो योगी जी बता सकते। हापुड़ में जबरदस्त तरीके से एडवोकेट्स की पिटाई, उसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में हड़ताल, हाई कोर्ट मॉनिटर्ड कमेटी का गठन पर पुलिस के खिलाफ योगी जी या योगी जी की सरकार अब तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाई। आखिर मसला क्या है? तो एक तरफ उत्तर प्रदेश बनने की राह पर है। योगी जी रात दिन काम कर रहे हैं और वो भारी मात्रा में उत्तर प्रदेश में निवेश लाने के लिए भी कृत संकल्प है। अभी आपने देखा कि नोएडा में कितनी बड़ी यूपी टेक फेस्टिवल का उन्होंने आयोजन किया, लेकिन यह सारा का सारा प्रयास अधूरा रह जाएगा अगर पुलिस को संयत नहीं किया। मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे यहाँ जनाब, इस बार एक मसला राम का प्रदेश, अयोध्या की धरती, उत्तर प्रदेश से। क्या उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है कानून की दृष्टि से? योगी जी की चारों तरफ बुलडोजर बाबा की जय जयकार है, लेकिन पर्दे के पीछे क्या हो रहा है कानून की नजर से? हापुड़ में जबरदस्त तरीके से एडवोकेट्स की पिटाई, उसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में हड़ताल, हाई कोर्ट मॉनिटर्ड कमेटी का गठन पर पुलिस के खिलाफ योगी जी या योगी जी की सरकार अब तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाई। आखिर मसला क्या है? क्या किसी राज्य में निवेश तब तक आ सकता है जब तक कि उस राज्य की पुलिस कानून के रक्षक होने का रोल न सिर्फ सही तरह से निभाए, बल्कि निभाते हुए दिखे भी। उसकी वर्दी पे दाग न लगे, उसकी वर्दी पे सवाल न उठे, उसे जनता का भी विश्वास प्राप्त हो, ऐसे ही राज्यों में निवेश आ सकता है। वरना निवेश की यह कहानी बंबई की कहानी हो जाएगी, जहां से निवेशक भाग रहे हैं, जहां से व्यापारी भाग रहे हैं। पिछले दिनों जो वहां सरकार रही और उसने जिस तरह से कानून और व्यवस्था और उसकी पुलिस ने प्रख्यात पत्रकार अर्नब गोस्वामी को उठा लिया, कंगना रनावत का घर तोड़ डाला, भांति भांति की राजनीतिक प्रेरित घटनाएं हुई। आप देखिए कि टीआरपी मामले में वहां के एडवर्टीजमेंट एजेंसी और उनके एग्जीक्यूटिव पर और इंडिया रेटिंग एजेंसी पर बार्ट पे पुलिस ने हमले किए, उनके एग्जीक्यूटिव्स को उठा लिया। तो इन सब का नेगेटिव मैसेज जनता और निवेशक, खास करके निवेशक के पास जाता है।
तो एक तरफ उत्तर प्रदेश बनने की राह पर है। योगी जी रात दिन काम कर रहे हैं और वो भारी मात्रा में उत्तर प्रदेश में निवेश लाने के लिए भी कृत संकल्प है। अभी आपने देखा कि नोएडा में कितनी बड़ी यूपी टेक फेस्टिवल का उन्होंने आयोजन किया, लेकिन यह सारा का सारा प्रयास अधूरा रह जाएगा अगर पुलिस को संयत नहीं किया। तो जी हाँ जनाब, आज जो हमारा सवाल है वह उत्तर प्रदेश में जो पुलिसिया हालत है उसी को लेकर यह कानूनी एपिसोड मैं आप सबके बीच में लाके आ रहा हूं। और इस मामले में जो दिलचस्प है, जो कानून है, उसकी भी चर्चा करूंगा। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है उसकी भी बात होगी। लेकिन फिलहाल यूपी में एक तरफ आईएएस लॉबी है और दूसरी तरफ आईपीएस लॉबी है, जिसमें तलवारें खिंची हुई। और ऐसे में कैसे कानून व्यवस्था का राज कायम होगा, यह सवाल योगी जी के सामने है। फिलहाल आईपीएस लॉबी का पलड़ा भारी दिखता है, उसके खिलाफ कार्रवाई होती नहीं दिख रही है। राज्य में कार्रवाई करे तो कौन, इसका पावर है तो किसके पास है। फिलहाल स्थिति अस्पष्ट है। लेकिन आइए हम एक मामले पे गौर करते हैं कि पीछे दिनों जो उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, उन्होंने एक नोटिस जारी किया, एक गवर्नमेंट ऑर्डर जारी किया। यह ऑर्डर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को एम्पावर करता था कि वह जिले की जो क्राइम जुडिशियल सिस्टम है उसका नेता होगा, उसको लीड करेगा और उसकी अध्यक्षता में ही जिले में कानून और व्यवस्था क्राइम मीटिंग हुआ करेगी। जैसे ही यह आदेश 30 अगस्त को आया, पूरे उत्तर प्रदेश के पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आवर ताबड़तोड़ फोन की घंटियां घनघना उठी और 24 घंटे के अंदर यह आदेश चीफ सेक्रेटरी महोदय का कूड़े के ढेर में पाया गया। यह ऑर्डर विड्रॉ हो गया। जैसा कि मुझे जानकारी है, जैसा बताया गया, जैसा मीडिया में आया कि यह सारी कार्रवाई, यह सारा ऑर्डर कूड़े के ढेर में माननीय डीजीपी महोदय और अन्य वरीय पुलिस अधिकारियों के दबाव के तहत योगी जी ने लिया। अब ऐसा योगी जी ने क्यों किया? क्या योगी जी पे पुलिस भारी है या पुलिस पे योगी जी भारी हैं? यह तो योगी जी बता सकते हैं। लेकिन वस्तु स्थिति यह है कि चीफ सेक्रेटरी महोदय का यह आदेश रद्दी के टोकरी में डाल दिया गया। अब देखिए, यूपी में फिलहाल स्टेट सब्जेक्ट है लॉ एंड ऑर्डर, तो दो तरह की व्यवस्था कायम है। एक व्यवस्था वह है जहां कमिश्नरेट सिस्टम लागू है। कमिश्नरेट सिस्टम में तमाम पावर्स पुलिस की कानून और व्यवस्था के मुतल्लिक अच्छा इन्वेस्टिगेशन हो सके, रेट ऑफ कन्विक्शन बढ़ सके, तत्काल फैसले हो सके, डीसीपी महोदय को सौंप दिया जाता है। और जहां पे कमिश्नरेट सिस्टम लागू नहीं है, वहां पे ऐसी व्यवस्था लागू है जो पुलिस एक्ट 1861 के अनुरूप है, जहां डीएम कानून और व्यवस्था के लिए उत्तरदायी होता है और वह कानूनी बैठकों को, क्राइम बैठकों को लीड करता है। लेकिन जब यह आदेश हमारे चीफ सेक्रेटरी महोदय का आया तो यह पुलिस वालों को, आईपीएस लॉबी को नहीं भाया और उन्होंने रातों रात यह आदेश बदलवा दिया। अर्थात अब जिले में कानून व्यवस्था के लिए सिर्फ और सिर्फ एसपी और एसएसपी जिम्मेवार होंगे। डीएम साहब का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। मुझे बात तो यह समझ में आती है कि आगरा, नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज और वाराणसी जो पुलिस कमिश्नरेट है, वहाँ तो यह व्यवस्था लागू है ही।
फिर यूपी के अन्य जिलों में ऐसा फैसला क्यों लिया गया और क्या चीफ सेक्रेटरी महोदय बिना मुख्यमंत्री को विश्वास में लिए ऐसा आदेश जारी कर दिए थे? पुलिस के आला अधिकारियों का तो यही आरोप है कि यह आदेश बिना मुख्यमंत्री के विश्वास में लिए बिना आईएएस लॉबी के द्वारा अपने को आईपीएस पर थोपने के लिए लिया गया था, जिसका पुरजोर विरोध पुलिस लॉबी ने किया, आईपीएस लॉबी ने किया और अंततः उन्हें सफलता मिली। इससे जो संदेश जा रहा है कि क्या उत्तर प्रदेश पुलिस राज्य की तरफ बढ़ रहा है, क्या आईएएस लॉबी या डीएम व्यवस्था या जो सिविल ऑफिसर की जो व्यवस्था है उसको दरकिनार किया जा रहा है या उसकी अनदेखी की जा रही है। देखिए, यह जो इस तरह का आदेश है वो कोई पहली बार उत्तर प्रदेश में नहीं लाया गया और न ही पहली बार वो निरस्त किया गया। 2017 में भी तब के तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार जी ने एक ऐसा आदेश लाने की कोशिश की थी और पुलिस एक्ट के अनुसार कानून और व्यवस्था की स्थिति उत्तर प्रदेश में कायम करने का प्रयास किया था। लेकिन तब के डीजीपी माननीय श्री सुलखान सिंह जी के भारी विरोध के कारण सरकार को वापस लेनी पड़ी। कानून की दृष्टि से अगर हम जाएं तो 1861 का एक्ट तो डीएम को ही क्रिमिनल जुडिशियल सिस्टम का सर्वोपरि मानता है। अब कम्युनिस्ट्रेट सिस्टम में यह पावर पुलिस को चली जाती है, तो कम्युनिस्ट्रेट सिस्टम जो कमिश्नरी का सिस्टम है वह तो उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में ही फिलहाल लागू है। फिर ऐसा अधिकार डीएम से क्यों छीना गया, इसका जवाब कानून तो जानना चाहता है और जानना चाहेगा और देश की जनता और उत्तर प्रदेश की भी जनता जाननी चाहिए। आइए पीछे की बड़ी पार्टी पे भी एक नजर बांध लें। मायावती जी का राज जो कानून और व्यवस्था की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में अब तक सर्वोत्तम माना गया है, उसमें ऐसी बिल्कुल लिखित व्यवस्था थी। जी हाँ जनाब, ऐसी बिल्कुल लिखित व्यवस्था थी कि जिले में कानून और व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेवारी बराबर रूप से कलेक्टर महोदय और एसएसपी या एसपी महोदय की बराबर हो और क्राइम मीटिंग को, कानून और व्यवस्था बनाए रखने की मीटिंग को डीएम साहब ही उसकी अध्यक्षता करेंगे। लेकिन फिलहाल यह व्यवस्था उत्तर प्रदेश में खत्म कर दी गई है। ऐसा मायावती जी के टाइम में यह भी पुलिस वालों का जो तर्क है इस व्यवस्था के खिलाफ, वो ये कहते हैं कि देखिए, अगर प्रदेश में दंगा हो जाता है, जिले में कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ जाती है, तो उसका कोप भाजन उस वक्त सिर्फ और सिर्फ कप्तान महोदय को, एसएसपी महोदय को या एसपी महोदय को बनाया जाता है। लेकिन यह जो उनका तर्क है वह तथ्यों की दृष्टि से सही नहीं है। मायावती जी के टाइम में यह भी व्यवस्था लिखित रूप से कर दी गई थी कि अगर जिले में दंगे होते हैं, कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती है, तो बराबर रूप से कलेक्टर महोदय और एसपी महोदय जिम्मेवार होंगे। इसलिए इसके आधार पर कलेक्टर महोदय को कानून और व्यवस्था से अलग रखने का यह निर्णय न्याय संगत, तर्क संगत और कानूनी तो फिलहाल नजर नहीं आता है। वैसे भी देखिए, जो कलेक्टर होता है जिले का, उसके जिम्मे रोजमर्रा की कानून व्यवस्था का विषय नहीं होता है। लेकिन हाँ, ह्यूमन राइट्स, पुलिस के खिलाफ जो शिकायतें आ रही हैं, पुलिस की जो ज्यादतियां हैं, कब एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाना है, गैंगस्टर एक्ट लगाना है, धारा 144 लागू करनी है, प्रिवेंटिव अरेस्ट का ऑर्डर किसी के खिलाफ देना है, जिले में गैर कानूनी रूप से शराब का व्यापार हो रहा है, ये सारी चीज़ें और इस तरह के कौन से मेजर्स लिए जाएं जिससे कानून और व्यवस्था और बेहतर हो, सरकार की सभी स्वच्छ हो, ये सारी बातें डीएम के क्षेत्र में, परिधि में आती हैं। इसीलिए
आईएएस ऑफिसर का कहना है कि और जनता का भी विश्वास सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पे ज़्यादा होता है, तो ऐसा लगता है कि आईएएस जब कानून और व्यवस्था की दृष्टि में बराबर और सम्यक रूप से जुड़ा है तो एक न्यूट्रलिटी, किसी के का पक्ष लेने का पुलिस पे जनता का विश्वास नहीं है। वो भान, वो विश्वास सिस्टम में जनता का पैदा होता है। इसीलिए कालांतर से अंग्रेजों के समय से ऐसी व्यवस्था रखी गई थी कि पुलिस और आईपीएस वह डीएम के अधीन होगा और कानून और व्यवस्था के व्यापक मसलों पर वह डीएम साहब के दिशा निर्देश पर काम करेगा। लेकिन यह व्यवस्था बदली हुई नजर आ रही है फिलहाल यूपी में, और शायद पुलिस और आईपीएस लॉबी इस वक्त उत्तर प्रदेश में योगी जी पर काफ़ी ज़्यादा दबाव या कहें कि अपना पक्ष या उनको सहमत करने में सफल रही है। इसीलिए शायद हापुड़ में अब तक पुलिस वालों पे कार्रवाई होती हुई भी नज़र नहीं आ रही है। हाई कोर्ट की टिप्पणी इस मामले में बड़ी महत्वपूर्ण है कि जब वकीलों ने किसी तरह का उत्पात नहीं किया, किसी तरह के राष्ट्रीय संपत्ति की क्षति नहीं पहुंचाई, तो उन पर इस तरह के बर्बरतापूर्ण लाठी चार्ज का औचित्य क्या था। तो ये जो हाई एंडनेस है पुलिस का, जो वकीलों के इस आंदोलन में दिखा और कई मसलों में दिखा, इस पे अंकुश लगाने का काम ये आईएएस लॉबी कर सकती है, बशर्ते योगी जी उसके हाथ में पुलिस एक्ट के अनुसार पावर दे। यह योगी जी के और इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली यूपी के हित में होगा, यह मेरा मानना है। बाकी फैसला तो उत्तर प्रदेश के बुलडोजर बाबा को ही लेना है कि निवेश बिना कानून राज्य के स्थापना के कितना सफल हो पाएगा। देखिए, इसमें जहां तक सुप्रीम कोर्ट का सवाल है, बड़ा स्पष्ट है। प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, प्रकाश सिंह बनाम भारत सरकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की थी कि पुलिस एब्यूज ऑफ पावर के बेजा इस्तेमाल के लिए जानी जाती है। पुलिस पर यह भी आरोप है कि वह पॉलिटिकल मास्टर्स को खुश करने के लिए उसके इशारे पर काम करती है। अतः इस महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार और राज्य सरकार को एक प्रॉपर ऑथोरिटी, एक सेटअप बनाने का निर्देश दिया था। उस पर कितनी कार्रवाई हुई यह आपको भी मालूम है, राज्य सरकार और भारत सरकार के द्वारा। उसके बारे में फिर कभी आपसे पुलिस रिफॉर्म और प्रकाश सिंह बनाम भारत सरकार के इस सुप्रसिद्ध फैसले में जो निर्देश थे उसकी क्या हाल है, उस पर आपसे बात होगी। लेकिन फिलहाल यह सवाल आप सबके सामने है कि उत्तर प्रदेश में आईएएस और आईपीएस लॉबी का यह आपसी संघर्ष या आपसी मतभेद क्या प्रदेश और कानून के हित में है। व्यवस्था तो दोनों को साथ मिलकर काम करने से ही सुधरेगी, और यह सवाल यह नहीं है कि कौन किसके अंदर है, बट सवाल यह है कि क्या दोनों में, जो कि सिविल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, जो पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के दो महत्वपूर्ण अंग हैं, बाईं और दाहिनी आंख हैं, वो जब दो मार्गों पर चलेंगे और उनमें आधिपत्य का जंग छिड़ जाएगा, तो कसूर या उसका अपराध या उसका दंश कौन झेलेगा? प्रदेश का विकास और प्रदेश की जनता। आपसे पुनः मुलाकात होगी ऐसे ही एपिसोड में। तब तक मुझे डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अनुमति दें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें और तमाम एपिसोड की जानकारी प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके, और अपने कमेंट के माध्यम से अपने विचार ज़रूर पहुंचाएं। धन्यवाद। आप सभी का स्वागत है। पूरी खबर देखने के लिए हम उठाएंगे आपकी आवाज़। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा खबर को शेयर करें, जिससे कि लोगों को अपने एरिया की खबर मिल सके। सभी का धन्यवाद।
अपराध से अंजाम तक।